हेलो डियर स्टूडेंट, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं का अध्याय 11, जिसका नाम है अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। पिछली वीडियो में हमने जाने कि अल्कोहल के रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं और किस किस से अभिक्रिया करवाने पर वो क्या प्रोडक्ट देते हैं। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि H2SO4 की विभिन्न ताप पर एथिल अल्कोहल की जब अभिक्रिया होती है तो क्या क्या होता है। तो यहाँ पर आपको बहुत महत्वपूर्ण अभिकर्मक है H2SO4, जो अलग अलग ताप पर अल्कोहल से क्रिया करके अलग अलग प्रोडक्ट या उत्पाद देता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम वही चीज़ समझने वाले हैं। तो एथिल अल्कोहल की सांद्र H2SO4 के साथ भिन्न भिन्न ताप पर अभिक्रिया करवाने पर भिन्न भिन्न उत्पाद बनते हैं। तो सबसे पहला जो ताप है हमारा, वो है हमारा ताप जो है 110 डिग्री सेल्सियस या फिर 383 केल्विन ताप पर। अब दो कंडीशन पेपर में लिखी आ सकती हैं, या तो 110 डिग्री सेल्सियस लिखा आएगा या फिर 383 डिग्री केल्विन ताप जो है वो लिखा आएगा। अब क्या होता है इसमें, तो जब एथिल अल्कोहल की सांद्र H2SO4 के साथ 110 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया करवाते हैं तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। आप देख सकते हैं समीकरण में कि जब एथिल अल्कोहल की H2SO4 से अभिक्रिया करवाई तो H2SO4 को हमने यहाँ पे क्या किया है, H और HSO4 के रूप में लिख दिया। इसको तोड़ के लिखा है। यहाँ पे जो H है ये वाला H और यहाँ पे जो OH है ये वाला OH। क्या हुआ यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे C2H5 ये इतना C2H5 और HSO4 ये वाला भाग इतना क्रिया करके C2H5 HSO4 बना और H2O यहाँ पर क्रिया करके जल बन के बाहर निकल गया। तो ये 110 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया करवाने पर ये क्या बन जाता है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट में बदल जाता है। एथिल ये हाइड्रोजन है और ये सल्फेट है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। इसी की जब अभिक्रिया हम करवाते हैं 140 डिग्री सेल्सियस या फिर 413 केल्विन ताप पर, तो क्या होता है, तो देखिए कि जब हम इस ताप पर अभिक्रिया करवाते हैं तो एथिल अल्कोहल की सांद्र H2SO4 के साथ 140 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया करवाने पर डाई एथिल ईथर बनता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आगे जा कभी एक बार और अभिक्रिया को पढ़ेंगे डाई एथिल ईथर बनाने की विधि में। ठीक है, तो यहाँ पर इसको अच्छे से समझ लें कि 140 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है। तो यहाँ पर कंडीशन भी लिख देंगे 140 डिग्री सेल्सियस। तो एथिल अल्कोहल के यहाँ पर 2 अणु लेते हैं और 140 डिग्री सेल्सियस पर सांद्र H2SO4 की अभिक्रिया करवाते हैं तो डाई एथिल ईथर बन जाता है। अब कैसे बना होगा, तो देखिए यहाँ से OH और यहाँ से H बाहर हो जाएगा, H2O के रूप में बचेगा आपके पास C2H5 और C2H5। तो ये इस प्रकार से C2H5 और C2H5 बन जाता है और जल का अणु बाहर निकल जाता है। इसको हम बोलते हैं डाई एथिल ईथर। इसके बाद हमारे जो नेक्स्ट टेम्परेचर आता है, सबसे महत्वपूर्ण टेम्परेचर, वो है हमारा 160 डिग्री सेल्सियस या फिर 433 केल्विन ताप। इसमें क्या होता है, तो एथिल अल्कोहल की सांद्र H2SO4 के साथ हर बार कथन तो आपको पता ही है, वैसे बदलना क्या है, टेम्परेचर 160 डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिक्रिया करवाने पर अब यहाँ पर आपको प्रोडक्ट भी बदलते जाना है। तो जो 160 पर करवाते हैं तो एथिलीन या एथीन बनता है। देखिए एथिल अल्कोहल का सूत्र लिखा, सांद्र H2SO4 लिखा, इसमें से जल का अणु बाहर कर देंगे तो यहाँ एक हाइड्रोजन आपका इस H5 में से निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा H4 और बचेगा C2H4। तो C2H4 बचेगा, जिसको हम CH2 के रूप में भी लिख सकते हैं। और जो H2 है वो बाहर निकल जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि तीनों प्रकार के इसमें भी H2O निकला और ऊपर वाले में भी एक H2 निकला। कुल मिला के ये ध्यान रखना कि सांद्र H2SO4 की जब भी अभिक्रिया होती है तो H2O जरूर निकालना है, बाकी आपके जो प्रोडक्ट हैं वो अलग अलग बनते हैं। पहले में एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, दूसरे में आपका ये बना था, क्या चीज़ है थी, डाई एथिल ईथर, और तीसरे में आपका बना एथीन। तो ये आपको प्रोडक्ट अच्छे से याद रखना है कि अलग अलग टेम्परेचर पर क्या बनता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं और समझते हैं एल्कोहल में निर्जलीकरण की क्रियाविधि। इसको बोर्ड एग्जाम द्वारा पूछा जा चुका है और इसको ऐसा ही पूछ सकते हैं कि एथेनॉल के अम्लीय निर्जलीकरण से एथीन बनाने की क्रियाविधि लिखिए। तो इसको बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। आज हम इसमें अच्छे से समझना है आपको कि ये क्या होता है निर्जलीकरण। तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा आपको कि निर्जलीकरण का मतलब क्या है। तो एल्कोहल में निर्जलीकरण का मतलब है कि एल्कोहल से जल के अणु का निकलना क्या कहलाता है, निर्जलीकरण कहलाता है। तो सबसे पहले आप इसकी परिभाषा लिखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या होगी परिभाषा कि एथिल अल्कोहल का सूत्र अब तक आपको अच्छे से याद हो गया होगा, C2H5 OH का सूत्र होता है। इसको आप तोड़ के ऐसा भी लिख सकते हैं CH3 CH2, तो ये C2H5 हो गया और OH इसमें जुड़ा रहेगा। तो ये भी आप एथिल अल्कोहल ऐसा लिख सकते हैं। तो एथिल अल्कोहल को सांद्र H2SO4 की अधिकता में गर्म करने पर एल्कोहल में से जल के अणु का निष्कासन होता है और एल्कीन बनता है।
इसे एल्कोहल में निर्जलीकरण कहते हैं या एल्कोहल का निर्जलीकरण कहते हैं। ठीक है, तो एल्कीन कौन से टेम्परेचर पर बना था, आपको याद होना चाहिए कि एल्कीन बना था हमारा कितने टेम्परेचर पर, 140 डिग्री सेल्सियस पर। कितने पर बना था, 160 डिग्री सेल्सियस पर हमारा क्या बना था, एल्कीन बना था, और 140 पर हमारा डाईएथिल ईथर बना था। तो ये आपको इस प्रकार से अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले समीकरण को देखते हैं, नॉर्मल जो हमने अभी किया था। तो CH3CH2OH ये एथिल अल्कोहल है। इसमें जब हम इसकी 160 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया करवाते हैं लगभग, तो एथीन बन जाता है। 95% इसमें H2SO4 सांद्रता वाला जो है H2SO4 रहता है। ठीक, अभिक्रिया करवाते हैं तो एथीन बनता है, H2O निकल जाता है। तो पूरी ये प्रोसेस हुई कैसे, ये अब हम इसमें अगली जो है क्रियाविधि में समझेंगे। क्रियाविधि को पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्रियाविधि। आगे जाकर जब जैसे जैसे आप बड़ी क्लास में आते हैं तो एक क्रियाविधि महत्वपूर्ण हो जाती है। बाकी 12th बेस तक आप जो है बेसिक जानकारी पढ़ते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों की क्रियाविधि धीरे धीरे 12th क्लास में अब आ चुकी है, तो इनको आप समझते हैं। देखिए, यह क्रियाविधि निम्न चरणों में पूर्ण होती है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पहले स्टेप में H2SO4 द्वारा एल्कोहल का प्रोटोनीकरण होता है। क्या होता है, H2SO4 द्वारा एल्कोहल का प्रोटोनीकरण होता है। तो पहले यहाँ पर देखेंगे आपके H2SO4 जो आयनित होता है तो H+ और HSO4- के रूप में हो जाता है, क्योंकि H+ अलग हो जाता है, उसके ऊपर प्लस चार्ज है, तो HSO4 जो भाग है उसके ऊपर माइनस चार्ज होगा। ठीक है, इस प्रकार से आयनित हो जाता है। अब ये जो प्रोटोन है H+, ये किस प्रकार से क्रिया करता है, तो देखिए एथिल अल्कोहल का अणु आपको दिख रहा होगा। इस पर आपको 2 लोन पेयर भी दिख रहे होंगे, ये 2 लोन पेयर दिख रहे हैं, बिंदी जैसी संरचना है। ठीक है, इनमें ये H+ जो है इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी, और OH में जो ऑक्सीजन है उसके पास इलेक्ट्रॉन क्या दिखता, ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को अपने से जोड़ लेगा, ये लोन पेयर को देकर, जिसकी वजह से बंद बन जाएगा। क्योंकि ये जो H+ हाइड्रोजन है इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, बेचारा गरीब है, इस वजह से ये OH में जो ऑक्सीजन है उसके पास आपको दिख रहे होंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, इसलिए क्या करेगा, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन उसको देकर और ये बंद बना लेगा, और इस प्रकार से वो भी उससे जुड़ जाएगा। ये क्रिया होती है अस्थायी रूप से। अब यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन ने जो है अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर आपको दिख रहा होगा प्लस चार्ज आ गया है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रोटोनीकृत एल्कोहल। इस अणु को क्या बोलेंगे, प्रोटोनीकृत एल्कोहल बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर H ने भी बंद वाला लिया, और यहाँ पर ऑक्सीजन के आप देख रहे हैं कि 3 बंद है, तो इस प्रकार से ये जो है अस्थायी है, ये इस रूप में नहीं रह सकता। ठीक है, तो ये जल्दी ही टूट कर क्या करेगा, आगे और उत्पाद बनाएगा। तो देखते हैं अब क्या बनेगा। देखिए, तो जो दूसरी स्टेप आती है हमारी, उसमें हमारा होता है जल का विलोपन। अब जल का विलोपन कैसे होगा, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा होगा कि जल कहाँ कहाँ से निकलेगा। तो ये इतना जो अणु है आपको दिख रहा होगा, ये जाएगा आपका जल के बन के बाहर, तो इस प्रकार से H2O बाहर हो जाएगा। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, वो देखिए, यहाँ से जो H2O निकला होगा, अब ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन उसने हाइड्रोजन को दिए थे वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस वाले बंद से वो ले लेगा वापस। जैसे ही बंद वापस लेगा तो ये हो जाएगा पूरा H2O, और जो बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पे CH2 के इलेक्ट्रॉन गए हैं, मतलब कार्बन का यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया, इसलिए यहाँ पर अब जाएगा कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज। तो यहाँ पर कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए है H2 को, जिसकी वजह से उसकी पूर्ति हो गई, जो उसने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दिए थे। तो H2 ग्रुप में बाहर हो जाता है, और ये आपका एथिल कार्बोकैटायन बन जाता है, क्योंकि एथिल है और उसके ऊपर प्लस चार्ज है, इसलिए कार्बोकैटायन बोलेंगे, क्योंकि कार्बन के ऊपर कैटायन है। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल कार्बोकैटायन। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, तो क्षार द्वारा प्रोटॉन के रूप में बीटा हाइड्रोजन का निकालना। अब जो नेक्स्ट स्टेप आती है आपकी तीसरी और लास्ट स्टेप, जो क्षार होते हैं, क्षार के द्वारा, हमारा क्षार कौन है, तो HSO4 जो है वो क्षार की तरह काम करता है बाइसल्फेट आयन के रूप में। इसका क्या हो जाता है, प्रोटॉन के रूप में बीटा हाइड्रोजन का निकलना। तो यहाँ से बीटा हाइड्रोजन जो है निकल जाता है। देखिए, बीटा हाइड्रोजन कौन सा, आपका ये हुआ मेन परमाणु, क्योंकि इसके ऊपर कैटायन है, और ये वाला हुआ आपका बीटा, ये अल्फा और ये बीटा। तो यहाँ से बीटा नंबर से आपका हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो ये हाइड्रोजन जो है HSO4 जो दिख रहा है आपको, इसको ये पहुँच जाएगा और ग्रहण कर लेगा हाइड्रोजन, इसकी वजह से ये हो जाएगा दोबारा से H2SO4, और यहाँ से हाइड्रोजन निकला है, इस प्रकार से ये जो हो जाएगा आपका क्या, CH2 तो इस प्रकार से ये आपका बन जाता है। देखिए यहाँ पर ये बन जाता है एथीन, और ये बन जाएगा H2SO4। तो इस प्रकार से H2SO4 अभिक्रिया में दोबारा फिर बन जाता है। तो ये होती है इस प्रकार से एथिल अल्कोहल में निर्जलीकरण की क्रियाविधि। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल श्री कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।